और हमारे का मतलब पुलिया प्रसंग के साथियों के लिए यह बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हम इस पुलिया प्रसंग के माध्यम से मालवीय जी की 161वीं जयंती मना रहे हैं और उस परिसर में बैठे हुए हैं जो मालवीय जी की विविध छवियों का दस्तावेज है। इस परिसर में घूमते हुए, इस परिसर में बैठ करके बातचीत करते हुए मालवीय जी को याद करते हुए कई बार हम बहुत अभिभूत होते हैं, कई बार मन बहुत भावुक होता है, क्योंकि ये जो परिसर है यह मालवीय जी के स्वप्न और संघर्ष का संघनित रूप है। उनकी वैचारिकी पर बात हम करते रहते हैं, बात होती रहती है, बात होनी भी चाहिए, लेकिन एक संस्था निर्माता के रूप में मालवीय जी के स्वप्न जिस तरह से संघनित हो करके इस संस्था को आकार देते हैं और उस संस्था में पिछले एक शताब्दी से न जाने कितने लोग आए और गए और पूरी दुनिया में इसके पढ़े हुए छात्र आज विद्यमान हैं, तो यह जान करके बहुत ही गौरव होता है। अब यूं ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महामना कहा था, क्योंकि महामना में जो मना है, जो मन से बना हुआ शब्द है, उसमें मनस्विता स्वाभाविक है। और जब हम मनस्वी महामना की बातें करते हैं, उनकी मनस्विता की बातें करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है एक लोकोन्मुखी मनस्विता को लेकर के महामना बहुत जागरूक थे। अर्थात महामना की मनस्विता लोकोन्मुखी थी। और जब मैं लोकोन्मुखी कहता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि उनके चिंतन में केवल मध्य वर्ग और शिष्ट समाज नहीं था, वो तमाम छोटे छोटे समाज और समुदाय थे जिनको मुख्य धारा में आते हुए मालवीय जी देखना चाहते थे। और यह बात तब तक संभव नहीं थी जब तक कि शिक्षा का स्तर उनका बढ़ाया न जाए। यानी जो भी एक वंचित समाज थे, जो लोग भी लोक के जन थे, जिनके पास शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, मालवीय जी जानते थे कि स्वाधीनता के स्वप्न तब तक सच्चे अर्थों में पल्लवित तो पुष्पित नहीं हो सकते जब तक स्वशिक्षा के क्षेत्र में या जातीय शिक्षा के क्षेत्र में हम कार्य न करें। और यह बात महामना को मालूम थी, या उनको वो समझ रहे थे कि इलाहाबाद, क्योंकि जब यह इस विश्वविद्यालय की संकल्पना उन्होंने की तो 5 विश्वविद्यालय उस समय कार्यरत थे। महामना को ये पता था, वो इलाहाबाद के थे, कि इलाहाबाद में यह चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद का जो उस समय का विश्वविद्यालय परिसर था, जो शिक्षा का समाज था, वो एक नागरिक और अभिजात समाज था जो ज़्यादातर मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग का पोषण करता था। क्योंकि और आप देखिए उसमें पूर्व के ऑक्सफोर्ड को कहने वो अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते। उनको एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए थी जो जाति हो, जो देशज हो, जो लोकोन्मुखी हो। और इसी नाते उन्होंने स्वाधीनता और जातीय शिक्षा के बीच में एक तारतम्य, एक सहमेल स्थापित करने की कोशिश की। बहुत सारी बातें अभी बताई गई और आप सब सदस्यों के द्वारा महामना को याद करते हो। बहुत सारे, जैसे वो 4 बार वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी प्रतिभा को 1896 के जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, उसी समय उनकी प्रतिभा के बारे में, उनके मस्तिष्क की बनावट के बारे में लोग जान चुके थे।
जो एक जागरूक चिंतनशील परिष्कृत मानस के व्यक्ति है, मानस पुरुष हैं, परिष्कृत मानस पुरुष हैं, ये सब लोग समझ चुके हैं। 1905 में उन्होंने एक विश्वविद्यालय की जो संकल्पना की थी और उसकी जो एक तरह का स्वप्न देखा था। फिर 1911 में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के को लेकर के जो अवधारणात्मक नोट उन्होंने प्रस्तुत किया था। फिर 1916 में विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सब बातें तो आप सब जानते हैं। लेकिन इन सब उन्होंने 1919 में यहाँ का दीक्षांत दूसरा दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था और फिर 1929 में उन्होंने यहाँ का दीक्षांत, वो सब उनके भाषण प्रकाशित हैं और आपको पढ़ने चाहिए। और फिर 1931 के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति छोड़ दिया और उसमें रेक्टर के रूप में अपने को आजीवन सेवाएं दी। 1946 तक यहाँ के आजीवन रेक्टर है और राधा कृष्णन को उन्होंने, महान दार्शनिक राधा कृष्णन को अपना दायित्व सौंप करके वो आजीवन रेक्टर बने रहे। ये सब चीज़ें तो हैं। मैं कुछ बातें उनके मनस्वी, उनके चिंतनशील मस्तिष्क कैसा सोचता था। देखिए, 19वीं सदी में जिस समय 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जिस समय महामना थे, 3 व्यक्तियों का उस समय बहुत महत्व था। बहुत सारे लोग थे लेकिन 3 व्यक्तियों को मैं याद करना चाहूँगा। 1861 में महामना, 1863 में विवेकानंद और 1869 में महात्मा गांधी। यानी महामना को बड़े भाई के रूप में महात्मा गांधी मानते थे। और यूं ही रोमिया ने नहीं कहा है कि इस भारतवर्ष में गांधी के बाद अगर दूसरा कोई सम्मानित श्रेष्ठ व्यक्ति रहा वह महामना। ऐसा रोमिया कई जगह महामना को। तो आप देखिए कि यह जो नवजागरण के अग्रदूत थे, जो 19वीं सदी का नवजागरण आ रहा था, नई जागृति आ रही थी, नए उद्योग धंधों पर बातें हो रही थी, शिक्षा की नई व्यवस्था पर बातचीत हो रही थी। उसमें आप देखिए कि ये 3 व्यक्तियों का बड़ा ही, और उसमें गांधी जी आत्मशुद्धि पर जोर दे रहे थे, विवेकानंद आत्मबल पर जोर दे रहे थे और महामना आत्म उद्योग पर बल दे रहे थे। ये तीनों का जरा विशेषता देखिए उसमें। और उसके इस तीनों सनातन धर्मी थे, सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे। लेकिन सनातन धर्म के भीतर आधुनिक मनुष्य की मुक्ति के आख्यान भी रच रहे थे। यानी सनातन धर्म के भीतर क्यों? क्योंकि हम लोग जैसा साहित्य में चर्चा करते हैं कि हर व्यक्ति अपने समाज से, हर चिंतनशील मस्तिष्क अपने समाज से भाषा लेता है और उस भाषा में चिंतन करते हुए उस भाषा को बदलने की कोशिश करता है। तो ये आप देखिए कि ये तीनों सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, लेकिन सनातन धर्म की भाषा में चिंतनशील करते हुए उसकी भाषा को बदल रहे थे, उसकी भाषा को आधुनिक त्वरा से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे और आधुनिक रूप से गति में बनाए रखने की कोशिश भी ये सब कर रहे थे। आप देखिए कि जब हम लोग आत्म उद्योग की बातें करते हैं तो यहीं पर महामना की विशिष्टता का पता चलता है। महामना ने सनातन धर्म की परंपरा से धर्म और आप देखिए तो उद्योग से श्रम, तो धर्म को श्रम से जोड़ा और धर्म को सहिष्णु बनाने की कोशिश की, धर्म को समावेशी बनाने की कोशिश की, धर्म को उन्होंने जिसे धारण किया जाता है, धार्यत इति धर्म, उससे जोड़ने की कोशिश की। उनके धर्म में किसी प्रकार की कोई संकीर्णता नहीं थी। और इसी नाते जैसा कि अमरजीत ने कहा कि यह तभी संभव था जब अपने चिंतन को एक मूर्त स्वरूप दे सकते थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनके चिंतन का व्यावहारिक पक्ष था, जहाँ पर रह करके वह कुछ कर सकते थे, कुछ बड़ा योगदान दे सकते थे। इसी नाते आप देखिए कि एक शानदार जो वकालत की प्रैक्टिस थी उसको छोड़ करके वह इस पूरे प्रक्रिया से जुड़ गए और उसके लिए कितना श्रम किया है वो सारे दस्तावेज आपके सम्मुख हैं। वो अवसर कि भाई किससे किससे मिले, क्या क्या किए, वो सब आप लोग जानते हैं। इसके साथ स्वभाषा, मैंने कहा स्वाधीनता, स्वशिक्षा और स्वभाषा, ये तीनों पर समान जोर था। और चूंकि आप लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप लोगों को
पता होना चाहिए, पता होगा भी कि हिंदी को लेकर के महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदी को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क थे। वो चाहते थे कि पूरा चिंतन हिंदी भाषा में हो। और आप देखिए, हिंदी भाषा नहीं, मातृभाषा का प्रयोग उन्होंने किया, मातृभाषा का प्रयोग किया है। और मातृभाषा किसी की हिंदी हो सकती होगा, और आरंभिक शिक्षा को मातृभाषा में दिया जाए, यह सोच मालवीय जी की है, जिसको अपनाया है 2020 की नई शिक्षा नीति में कि आरंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। तो ये महामना की कितनी दीर्घकालिक सोच थी कि वह जो है 100 साल पहले इस बात को समझ रहे थे कि आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क की चिंतनशीलता, मस्तिष्क की मनस्विता, उसकी सृजनात्मकता, उसकी क्रिएटिविटी के लिए सर्वाधिक अवकाश उसकी मातृभाषा में होता है। जब वो आरंभिक दौर से गुजर रहा होता है, कोई बच्चा जब आरंभिक दौर से गुजर रहा होता है। और ये क्योंकि जिसे कहते हैं कि आप चाहे प्रेम हो, चाहे नफरत हो, या चिंतन हो, मौलिकता हो, वो जितनी मातृभाषा में शुरू हो, क्योंकि बहुत सारा समय तो आप जानते हैं भाषाओं को सीखने में लोगों को लग जाता है। तो ये महामना का था। और इतना ही नहीं, उन्होंने, आप देखिए उस समय के किस तरह से हिंदी की उपेक्षा हो रही थी। और मैकडॉनल्ड को उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रांत का जो गवर्नर था उसको 60,000 लोगों से हस्ताक्षरित जो दस्तावेज प्रस्तुत किया था, उसमें हिंदी को बढ़ाए जाने के लिए हिंदी के पीछे का जो तर्क था। क्योंकि और अब खास बातें थी कि आप उनके दस्तावेजों को पढ़िए तो अब अपनी बात कहते हैं महामना, अब पूरी ताकत से कहते हैं, लेकिन अंग्रेजों की जैसे लट्ठमार आलोचना नहीं करते। खास क्योंकि वह मतलब महामना चिंतनशील होने के साथ साथ एक, मुझे लगता है, बड़े ही रणनीतिक व्यक्ति थे। वो जानते थे कि इनको सीधा लट्ठमार भाषा में इनको हम समझा नहीं सकते। इसलिए हर जगह आप उनके भाषण देखिए, उनके लेख देखिए, तो मना कहते हैं कि महामहिम अंग्रेजों ने इतना काम किया, लेकिन यह काम क्यों नहीं हो पाया, आपके रहते भी यह काम नहीं हो पा रहा है। यानी एक कहीं न कहीं से स्वीकार्यता, उन्होंने जो कुछ किया, जिसमें कहा भाई कि आपकी अंग्रेजी शिक्षा से हम लोग एक दूसरे से जुड़ गए, सब कुछ है, लेकिन हमारी भाषा पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, जो आपने कहा था 1837 में। मैंने उन्हीं के दस्तावेज को आधार बना करके उनकी आंखें खोलते हैं महामना, पूरा दस्तावेज निकालते हैं मैकडॉनल्ड को, जो उन्होंने वो दस्तावेज सौंपे थे। उसमें कहा, साहब आप लोगों ने 1837 में कहा था कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको शासन करना था, तो आप विदेशी भाषा में शासन तो कर नहीं सकते थे, और आप उसी को भूल गए। और वही पश्चिमोत्तर प्रांत, जिसमें उत्तर प्रदेश, ये सब मध्य प्रदेश वाले इलाके थे, यहाँ तो कचहरी और न्यायालय की भाषा, तो कोर्ट की भाषा तो फारसी थी, फारसी थी, उर्दू भाषा थी, उसको कोई समझता ही नहीं था। तो उन्होंने भाषा के साथ लिपि का भी आंदोलन चलाया, और देवनागरी लिपि की स्वीकार्यता के साथ हिंदी भाषा में कोर्ट और कचहरियों की बात होनी चाहिए, इसकी वकालत किया उन्होंने, और 1900 में इसको मनवा भी लिया। हाँ, आप देखिए, क्योंकि वो कहते हैं कि न्याय उस भाषा में कैसे हो सकता है कि जिसके प्रति न्याय किया जा रहा है कि अन्याय किया जा रहा है, वो जानता ही नहीं। वो उस दस्तावेज को न समझ पाता है, न दर्ज कर पाता है, इसमें लिखा क्या गया है। यानी एक ऐसी भाषा कि जिसके प्रति न्याय किया गया हो, जिसके प्रति जो भी किया गया हो, निर्णय लिया गया हो, उसको समझने के लिए किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी। तो कहा कि न्याय की स्वाधीनता और स्वाधीनता का न्याय, यह दोनों ही एक जागरूक समाज के लिए अत्यंत जरूरी है। और इतना ही नहीं, उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय की दीक्षांत भाषण जो उन्होंने 1919 में दिए हैं और 1929 में दिए हैं, वो दीक्षांत भाषण आप सुनिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो अध्यक्षीय उद्बोधन दिया 1910 में जो दिया है, उसके भाषणों को सुनिए, उसकी स्क्रिप्ट को पढ़िए। सब में हिंदी के अस्तित्व को लेकर के, हिंदी की जागरूकता को लेकर के, हिंदी के अस्मिता को लेकर के और उसकी ताकत को लेकर उन्होंने बताया, सब ने बताया है। और ये कहा कि हिंदी वह ताकतवर भाषा है जिसमें केवल कला और दर्शन और धर्म की शिक्षा ही संभव नहीं है, विज्ञान और कृषि और
और आयुर्वेद की शिक्षा भी संभव है। तो उन्होंने एक संतुलन, मतलब कहते हैं कहते हैं कि सामासिक ज्ञान कोश के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परिकल्पना की है। सामासिक ज्ञान कोश के रूप में, इसमें सब तरह के विज्ञान के अस्तित्व की बातें यहाँ पर होंगी। और 1930 में हिंदी पब्लिकेशन बोर्ड को बनाया। इतना ही नहीं किया 1930 में किया, उसके बाद तो एक साल बाद तो छोड़ दिया उन्होंने यहाँ का जो कोई पद और अध्यक्ष को सौंप दिया। और वो हिंदी पब्लिकेशन बोर्ड आपके हिंदी विभाग में आज भी विद्यमान है। जो वो गंगा एक पत्रिका निकालती है, क्या गंगा करके है वो, मतलब ज्ञान गंगा नाम से पत्रिका निकलती है। हमारे जिस फ्लोर पर मैं बैठता हूँ वही बगल में उसका ऑफिस है, और आज भी निकलती है। और उस कह सकते हैं कि जो बोर्ड था, उसके माध्यम से उन्होंने अन्य ज्ञान के अनुशासनों को हिंदी में लाने की बात की। हिंदी पब्लिकेशन बोर्ड का एकमात्र मतलब था कि विज्ञान, कृषि, नीति, धर्म, दर्शन, पश्चिम का जो कुछ था श्रेष्ठ था, उसका अनुवाद कीजिए, ज्ञान का अनुवाद हिंदी में ले आइए और उसको लोक तक पहुंचाइए, उसे जन जन तक पहुंचाइए। और एक आखिरी बात ये भी मुझे याद आ गई, बिल्कुल सही बात अमरजीत ने कहा कि मैं सोचता था कि सोचिए महामना के पहले इस BHU की क्या संरचना थी। यही बगल में रविदास दक्षिण में है, दक्षिण से सूलटंकेश्वर से वो माँ गंगा प्रवाहित होते हुए रामनगर किले से टकराती है। आप सब कुछ देखिए, लेकिन यह दक्षिण कितना बगल में, इधर जो है मड़ुआडीह में या वो ये लहरतारा में आप समझ लीजिए कि ये कबीर थे। आप देखिए ये दक्षिण कितना अनुपस्थित था सत्ता संरचना में। सारनाथ तो समादृत था, तुलसी घाट में तुलसी बाबा तक तो बातें आती, लेकिन इधर दक्षिण का इलाका, महामना की परिकल्पना देखिए कि उन्होंने इस सुदूर काशी के सुदूर दक्षिण में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसी भी गांव का दक्षिण, किसी भी शहर का दक्षिण, किसी भी मोहल्ले का दक्षिण हमारी संस्कृति में, माने जड़ संस्कृति में वो अशुभ माना जाता है और वो एक विपक्षित माना जाता है, अंत्यज की जगह मानी जाती है। उस काशी के भूगोल के दक्षिण को जैसे गुलजार किया, जैसे ज्ञानबद्ध किया और ज्ञानबद्धता के साथ जैसे उन्होंने जड़ता से, तमाम तरह की जड़ताओं से मुक्त दिलाने की कोशिश की, वह सोच करके और वो सुन करके आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय वह महामना के स्वप्न का वह गौरव ग्रंथ है। ये कोई बिल्डिंग भवन नहीं है। और आप सब भाग्यशाली हैं तो जो इस परिसर में रहते हैं, पढ़ते हैं। वो तमाम अभागे तो इस परिसर में रह करके भाग्य को ठीक से भोग नहीं पाते, उन्हें तरस तो उन पर आते। भाग्य को भोगना भी एक भाग्य की बात होती है, यानी भाग्य को भोगना भी हमारे बीच सौभाग्य की बात होती है। यह सौभाग्य हम सबको मिला है, यह गौरव मिला है, इसका एहसास होना चाहिए। आज मालवीय जी की जयंती पर हम मालवीय जी को मूल्य प्रसंग की ओर से एक बार फिर प्रणाम करते हैं और इस आशीर्वाद की अपेक्षा में कि वह यहाँ के सड़क पर, यहाँ की पुलिया पर, यहाँ के वृक्षों पर, यहाँ के कण कण में वैसे ही व्याप्त रहें जैसे अब तक रहें, और जैसा हमने अपने पुरखों से सुना है कि मालवीय जी इस पूरे इस एक ईंट में उनका प्राण बसता है, क्योंकि रचा है उन्होंने। आप जब अपने हाथों से अपना छोटा सा घर बनाते हैं ना, तो बड़ा मोह होता है और कई बार लगता है कि हो सकता है मृत्यु के बाद उसी घरवा में आपकी आत्मा घूमती है। जितना ही श्रम करेंगे, जितना ही श्रम करते हैं, और वह श्रम जितना स्वप्नदर्शी होता है, तो महामना का श्रम स्वप्नदर्शी था और उनका स्वप्न श्रम जनित था। तो यह चीज़ हमें समझने की बात है। एक बार महामना को फिर से